घनी सी रात में वो थरथराई सी हाईवे पर खड़ी थी। हर आते जाते मुसाफिर को हाथ देती थी। उसके बिखरे से बाल और शाह सफ़ेद सलवार सूट शायद राहगीरों को रुकने नहीं देना चाहता था। कई कहानियाँ थी इस सड़क पर होने वाले हादसों के बारे में। कई बुजुर्गों के मुंह से लोगों ने सुना भी था उस हाईवे वाली चुड़ैल की कहानी के बारे में। सफ़ेद से कपड़ों में वो लोगों को हाथ देती है, उनकी गाड़ियों में बैठती है और फिर अगले चौराहे से पहले उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि सबूत तो कोई ना था, पर हर साल 20 से 25 कारें यहाँ अपने मालिक को लील देती थी। हर कोई इसे चुड़ैल वाले मोड़ के नाम से ही जानता था और ऐसी जगह पर एक लड़की का होना किसी को हजम नहीं था। कारें गुजर रही थी और वो हर कार को हाथ हिला हिला कर रोकने की कोशिश में लगी थी, पर कोई भी कार नहीं रोकता था। रात अपने शबाब पर थी। रात का कोई 1 बजा होगा। सफ़ेद रंग की एक स्कॉर्पियो उस लड़की को देखकर रुकी। वो मील के पत्थर पर बैठी चींटियां चुग रही थी। बाल बिखरे थे और पैरों में चप्पल भी नहीं थे। सफ़ेद रंग के उस सलवार सूट पर कोई दुपट्टा भी नहीं था। रुकी हुई उस कार को देख वो उठी और लड़खड़ाती चाल से उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसकी चाल कुछ अलग ही थी। तिरछे से पड़ते कदमों ने गाड़ी वाले की हिम्मत छीन ली और वो लड़की फिर से वापस जाकर पत्थर पर बैठ गई। पुलिस वाले भी 10 बजे के बाद उस सड़क पर नहीं जाते थे। संकेत अपनी कार में पुरानी फिल्म के गाने बजाता हुआ उस मोड़ से काफ़ी करीब था कि अचानक गाड़ी हिचकोले खाने लगी। झटके से लेते हुए ठीक उसी जगह रुकी जहां वो सफ़ेद सूट वाली लड़की बैठी थी। उसने भी सुन रखा था उस चुड़ैल के बारे में। गाड़ी रुकते ही उसकी धड़कन पहले तो एक पल के लिए रुकी, फिर बेतहाशा दौड़ने से लगी। नज़र उठाकर जब उसने देखा तो शीशे पर वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की उसे ही देख रही थी और संकेत बस गले के ताबीज़ को हाथ में लिए ईश्वर को याद कर रहा था। संकेत की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि उस ओर देख भी पाए। कुछ पल की खामोशी के बाद कार के शीशे पर दस्तक होनी शुरू हो गई। भगवान का नाम लेते हुए संकेत ने गर्दन उठाई। एक थका हुआ सा लेकिन गोरा चेहरा, आगे से बेतरतीब ढंग से काटे हुए बाल, गर्दन पर मैल की मोटी सी परत, उंगलियां मिट्टी से सनी हुई और आंखों में एक अजीब सी जलन उस लड़की को और डरावना बना रही थी। संकेत ने फिर से अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई, पर वो पुरानी कार धड़ धड़ करके बुझ गई। संकेत ने फिर से लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी शीशे पर घबराई हुई दस्तक दे रही थी। एक पल के लिए संकेत के मन में ख्याल आया कि कहीं मुसीबत में फंसी कोई लड़की तो नहीं, पर डर की जो कहानियां संकेत ने सुन रखी थी वो उसे चीख चीख कर यहां से निकलने का आदेश दे रही थी। कुछ पल बाद दिमागी जद्दोजहद के बाद संकेत ने शीशा नीचे कर दिया। शीशा नीचे होते ही लड़की ने सर भीतर की ओर डाल दिया और फिर कुछ पलों के लिए भीतर मुआयना सा करने लगी। संकेत सहमा सा ड्राइवर सीट पर चिपका हुआ था। बोलने की लाख कोशिशों के बाद भी शब्द लगता था जैसे जम से गए थे। लड़की ने भी कुछ बोलने की कोशिश की, पर कोई शब्द फूट नहीं रहे थे। रात इतनी घनी थी कि सूरतें देखने का एकमात्र जरिया कार की छत पर लगी लाइट ही थी। इससे पहले कि वो लाइट बुझ जाती, संकेत ने बटन को दाईं तरफ पुश कर दिया। क्या चाहिए? बड़ी मुश्किल से संकेत के मुंह से बस इतना ही निकला, मदद। बड़ी दबी और फुसफुसाती आवाज में लड़की ने बोला। ईश्वर को याद कर संकेत ने दरवाज़ा खोल दिया। लड़की कार के भीतर
उकड़ू बन बैठ गई। अब कि संकेत ने उसे आंख भर के देखा। कपड़े ऐसे मालूम पड़ता था जैसे हफ्तों पहले से पहने घूम रही हो। गले से सीने तक फटा हुआ उसका कुर्ता उसके हालात बयां कर रहे थे, जिसे वो हाथ से पकड़े हुए थी। होठ के पास गहरे नाखूनों के निशान थे। चेहरा भी ऐसा मुरझाया था जैसे कई दिनों से खाने को कुछ न मिला हो। बाएं हाथ में एक गहरा काले रंग का पर्स, जिसे उसने बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा था। हाथों की उंगलियां उतरी हुई अंगूठियों के सबूत दे रही थी और आगे से काटे हुए बाल जिसमें सिंदूर की हल्की लेकिन बिखरी हुई छाया सी थी। आंखों के इशारों से लड़की ने चलने को कहा और सम्मोहन के वश सा बंधा संकेत स्टीयरिंग संभालते आगे की ओर चल पड़ा। इग्निशन ऑन होते ही कार के स्टीरियो में गाना अपने आप बजना शुरू हुआ। घबरा कर संकेत का हाथ खुद ब खुद स्टीरियो की पावर बटन की ओर बढ़ा। बड़े रूंधे गले से संकेत ने बोलने की कोशिश की, कौन हो तुम और इस वीराने में क्या कर रही हो? लड़की ने संकेत की ओर गर्दन घुमाई और जोर से बोली, पानी। संकेत ने ड्राइवर सीट की डोर में रखा हुआ पानी का बोतल निकाला और लड़की के आगे कर दिया। पहले तो दोनों हाथों से उस बोतल को उसने थामा, फिर अचानक याद आने पर दायां हाथ अपने फटे कुर्ते पर रख दिया। संकेत उसके हर घूंट की आवाज साफ साफ सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन की प्यास की वजह से गला सूख सा गया था उसका, और पानी का हर घूंट उसके सूखे गले से एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रहा था। संकेत को अब यकीन हो चला था कि ये कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि किस्मत की मारी किसी मुसीबत से बचने के लिए भागी आम लड़की है। सोच की गहराइयों में डूबा हुआ संकेत ये तक भूल बैठा कि वो ड्राइव कर रहा है। सोच के असर से कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद सी हो गई। गहरी सोच को लड़की की चीख ने तोड़ा और आंख खुली तो कुछ मीटर आगे ही एक नील गाय को अपनी ओर दौड़ते हुए पाया। स्टीयरिंग घूमी और बड़ाक सी आवाज आई। दुनिया उल्टी दिख रही थी और संकेत की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आखिरी ख्याल जो संकेत के मन में आया वो ये था कि शायद मैं भी चुड़ैल का शिकार बन गया। संकेत की आंखें बंद ही थी अभी। रात का सारा वाक्या उसकी आंखों में एक फिल्म की तरह चल रहा था और साथ ही एक ख्याल भी आया कि क्या यह सब एक सपना था, पर इतनी हकीकत सी क्यों थी इस सपने में। यही सब सोचते हुए संकेत ने अपनी आंखें खोल दी। एक पल के लिए तो वो कुछ समझ नहीं पाया, फिर आसपास लगी मशीनों, हरे पर्दे, हल्के नीले रंग की पोशाकों में ऊपर एक सफ़ेद कोट पहने घूमते फिरते लोगों को देखकर समझने में देर ना लगी कि वो अस्पताल में है। और अगर ये वाकई ही अस्पताल है तो रात वाली घटना भी कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। क्या वो लड़की वाकई चुड़ैल थी? संकेत ने खुद से सवाल किया। इतना सोचने के दौरान वो ये तक भूल गया था कि उसकी माँ वहीं बैठी थी, बिल्कुल सिराने के बगल में, और पिता सामने पड़ी एक बेंच पर। पैर के पास सुशांत खड़ा था। उसके और सुशांत के हजारों किस्से थे। एक किस्सा ऐसा था जिसमें 9वीं क्लास में खेलते हुए सुशांत ने एक अजीब सी चीज उठा ली थी और सीधे आकर संकेत को दिखाया। अबे देख, ये क्या है? कहाँ से लाया इसे? पता है ये क्या है? संकेत ने सुशांत से सवाल किया। ये वो पीछे ग्राउंड से। पर है क्या ये? सुशांत ने अपना सवाल फिर से दोहराया। अबे हड्डी है ये, इंसान की या जानवर की वो तो पता नहीं, संकेत बोला। स्कूल का पीछे वाला ग्राउंड टूटे खंडर और उसके आगे पड़ी जमीन से मिलकर बना था। कहने को तमाम कहानियां थी उन खंडरों के बारे में, पर सच कितना था या
फंसाना कितना कोई नहीं जानता था। स्कूल से बाहर निकलते ही मिला वो औधड़ दोनों को देखते ही झूम पड़ा। वो आएगी, तुमने उसकी साधना में खलल डाला है। वो नाराज है, बेचैन है, वो जरूर आएगी। साल बदलेंगे, तुम भूल जाओगे, पर वो अपनी कसम नहीं भूलेगी। दोनों ही इस घटना को भूल चुके थे, पर आज हॉस्पिटल में सुशांत की शक्ल देखकर संकेत को वो अधड़ और उसकी बोली हर बात ध्यान में आने लगी थी। माँ ने प्यार से संकेत के सर पर हाथ फेर के बोला, डॉक्टर का बोलना है कि दूसरा जन्म है तुम्हारा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चमत्कार ही है ये भोले बाबा का। जल्दी से ठीक हो जा, फिर बाबा के दर्शन को चलेंगे। अमरनाथ। संकेत ने हामी में सर हिला दिया। बोलने में अभी तकलीफ भी काफ़ी थी और गर्दन पर बंधा वो नीले रंग का पट्टा और उसमें खुशी हुई सुइयां उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी। पूरे 12 दिन बाद उठा है तो एकदम मस्त नींद सोया है। सुशांत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, 12 दिन गुजर गए? मैं कोमा में था क्या? वो लड़की कहाँ है? 12 दिन उस हड्डी में 12 कट से थे और जब फारूकी चाचा ने हाथ पढ़ा तो बोला कि मुझे 12 का श्राप लगा है। क्या ये श्राप पूरा हो गया या फिर शुरू हुआ है? इन्हीं सब विचारों से बेचैन संकेत बेहोश होने लगा था। कानों में बस बीप की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जिसकी गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अचानक सीने पर एक झटका सा महसूस किया संकेत ने, और फिर दूसरा। एक आवाज़ भी आई, 1 2 3। एक जोर का झटका और लगा और संकेत की चीख निकल गई। आंख खुली तो डॉक्टर और नर्स सीने पर एक मलहम सा मलते नजर आए। कमरे में हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था। आंखें घड़ी पर टिकी तो एक जोर की सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वक्त हुआ था 12:12। संकेत सिहर सा गया था। ऐसा एहसास था कि जैसे ये कोई इशारा सा हो। एक उपस्थिति भी मौजूद थी उस कमरे में। फारूकी चाचा की श्राप वाली बात को मजाक में टाल दिया था संकेत ने, और आधेड़ की बात भी उसकी नज़र में किसी पागल की बात से कुछ ज़्यादा ना थी। पर सोचने वाली कुछ बातें जरूर थी। चुड़ैल वाले मोड़ पर उस 12 साल पुरानी घटना से क्या संबंध है? 12 अभी भी 12 का नंबर पीछा नहीं छोड़ रहा। और उस एक्सीडेंट वाले दिन भी तारीख क्या थी? अरे हाँ, 12 ही तो थी। संकेत खुद से ही बातें कर रहा था। बहुत दिमागी कसरत के बावजूद भी इन दो बातों का खुद में कोई रिश्ता पकड़ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी थी उसका बोलने में असमर्थ होना। इंतज़ार था तो सिर्फ जल्दी ठीक होने का। माँ हमेशा सर के पास बैठी अपने बेटे को निहारा करती है। खाती भी कम ही है। पापा वैसे तो जब्त दिखते हैं, पर संकेत जानता है कि उम्र के तीसरे पड़ाव पर खड़ा पिता थोड़ा कमज़ोर तो होता ही है। इतने दिनों में सुशांत भी ऑफिस से वक्त निकाल कर हॉस्पिटल आता रहा। स्कूल की तीसरी क्लास से लेकर 12 तक हर कदम साथ ही पढ़ा करता था। संकेत और सुशांत दोनों ही साथ रहे। उसके बाद सुशांत इंजीनियरिंग करने देहरादून चला गया और संकेत बीएससी करने के लिए यहीं रुका। दिन गुजरते जा रहे थे। 2 महीने का वक्त दिया था डॉक्टर्स ने, और आज पूरा 1 महीना हो चुका था उस अस्पताल के बेड पर। बस 30 दिन और, फिर घर जाकर माँ के हाथ से बनी कचौड़ियाँ खाऊंगा। कार की क्या हालत हुई होगी और उस लड़की का क्या हुआ होगा? सुशांत पिछले 3 दिन से आया नहीं था। चुड़ैल वाली बात माँ या पापा से करना सही नहीं था। आवाज़ भी अब निकलनी आसान हो रही थी। इंतज़ार था तो सुशांत के आने का। दिन कटना अब आसान सा हो गया था संकेत के लिए। दिन भर माँ से बातें करता रहता।
कभी दोस्तों के बारे में, कभी रिश्तेदारों के बारे में। बेटा, तुमको सिन्हा अंकल याद है? अरे वहीं तो लेमरेटा पर आते थे, नीले रंग की। माँ ने कहा, हाँ माँ याद है, समोसे लेकर आते थे हमेशा, वही ना। तो क्या हुआ, अचानक सिन्हा अंकल क्यों याद आ गए तुमको? संकेत का सवाल साफ था। बेटा, कल वो गुजर गए, माँ बोली। ऐसा कैसे? संकेत भौचक्का सा रह गया। पता नहीं, सब अचानक ही हो गया। बोलते हैं कि तंत्र मंत्र भूत चुड़ैल का चक्कर था। अब सच्चाई तो ऊपर वाला ही जाने। संकेत को फिर से उस रात की घटना याद आने लगी थी। माँ, उस लड़की का क्या हुआ था? संकेत ने सवाल किया। कौन सी लड़की? माँ का जवाब की जगह सवाल आया। अरे वो अंजना आंटी की बेटी, बहुत प्यारी लगती है। उसके एग्जाम थे ना, क्या हुआ, पास हुई या नहीं? संकेत ने बात बदल दी। तू भी बावला हो गया है क्या? अभी से कौन से एग्जाम आ गए? माँ बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। संकेत माँ को परेशान नहीं देख सकता था। एक तो एक्सीडेंट ही उनके लिए बहुत डरावना था, और अगर चुड़ैल की बात सुनती तो और ज़्यादा परेशान हो जाती। माँ, सुशांत नहीं आया बहुत दिन से? संकेत ने फिर एक सवाल दागा। बेटा वो तो। माँ चुप हो गई। क्या हुआ माँ, सुशांत ठीक तो है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों नस काट ली अपनी, कुछ बताता भी नहीं है। नौकरी पर भी नहीं जाता आजकल। इधर तेरा एक्सीडेंट, उधर उसका सुसाइड अटेम्प्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा। छुपाने का इरादा नहीं था, सोचा था जिस दिन तू पूछेगा उस दिन बता दूंगी। इतना कहकर माँ रोने लगी। वो है कहाँ? संकेत ने पूछा। बगल के वार्ड में। बहुत खून बहा है बेचारे का। सबने पूछने की बहुत कोशिश की, पर किसी को कुछ बताता भी नहीं है। तुम दोनों पर भोले बाबा जाने क्या मुसीबत आ पड़ी है। माँ बोले जा रही थी। इसका साफ मतलब है कि श्राप खत्म नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है, और इसका सामना मुझे और सुशांत को साथ मिलकर करना होगा। संकेत ने खुद से बुदबुदाया और माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। संकेत के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका खौफनाक एक्सीडेंट और सुशांत का सुसाइड अटेम्प्ट। संकेत सोच रहा था कि इससे तो अच्छा मर ही गया होता मैं। कम से कम सुशांत पर तो मुसीबत न आती और शायद शराब भी खत्म हो जाता। सोचते हुए संकेत को घड़ी का ख्याल आया। देखता तो रोज था, पर कभी ध्यान नहीं दिया कि घड़ी उस पहली होश वाली रात के बाद अपनी जगह से गायब थी। आखिर वो घड़ी गई तो कहाँ गई? माँ, वो घड़ी कहाँ गई? संकेत ने माँ से पूछा। कौन सी घड़ी बेटा? माँ ने वापस सवाल दाग दिया। अरे वहीं जो मेरे होश में आने तक वहाँ लगी थी, संकेत बोला। अच्छा वो घड़ी, वो तो मैंने ही हटा के भीतर डाल दी। क्या है ना बेटा, घड़ी खराब हो गई थी और खराब घड़ी देखना अशुभ भी होता है। एक तो तेरी तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से अपशुगन होता तो। बोलते बोलते माँ चुप हो गई। क्या माँ, आज के समय में भी आधा शब्द बोलकर संकेत भी चुप हो गया। भूत चुड़ैल भी तो अंधविश्वास होते थे संकेत की नज़र में, पर आज इसे इन ताकतों पर पूरा यकीन था। औधेड़ का वो कथन कि वो आएगी उसके कानों में गूंजा करता था। माँ, जरा वो घड़ी तो निकालना, संकेत ने अगले दिन की सुबह माँ को बोला। क्या करेगा उस घड़ी का? माँ ने पूछा। तुम लाओ तो, संकेत बोला। माँ अलमारी में से वो बंद घड़ी निकाल के लाई और संकेत के हाथ पर रख दी। घड़ी ठीक उसी 12:12 पर बंद थी। बैटरी भी लगी थी। संकेत ने बैटरी निकाल के रिमोट में डाली और टीवी की तरफ करके पावर बटन दबाया। टीवी चालू हो गया। सेल भी ठीक काम कर रहे थे। तो घड़ी आखिर इस 12:12 पर क्यों रुक पड़ी है? संकेत उहापोह से जूझ रहा था। माँ, मुझे सुशांत से मिलना है, संकेत अचानक से माँ से बोला।
मिल लेना बेटा, अभी वो भी कुछ ठीक हालत में नहीं है। माँ बोली, ठीक हालत में नहीं है मतलब? संकेत ने सवाल किया। हाँ बेटा, कुछ मानसिक सी दिक्कत है उसको, भड़क जाता है, कभी बोलता है कुछ दिख रहा है, कभी बोलता है कुछ दिख नहीं रहा, अकेले में बड़बड़ाता रहता है। कुछ ठीक नहीं चल रहा बेटा, अच्छा होगा पहले तू ठीक हो जा, फिर ही उससे मिलना। माँ ने जो कुछ बोला उससे चकरा गया संकेत। इन हालातों का सामना करने के लिए सुशांत के साथ की जरूरत थी, पर शायद अभी ये मुमकिन नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या मैं बगल के वार्ड में जा सकता हूँ? संकेत ने डॉक्टर शर्मा से पूछा। क्यों, वहाँ क्या काम है तुमको? बस 1 हफ्ते की बात और है, उसके बाद जहाँ चाहो वहाँ जाना। कुछ हिदायतें हैं, उनका ध्यान रखना संकेत। नो बाइक राइडिंग, नो रनिंग, नो स्विमिंग एंड नो आउटर स्पोर्ट्स टिल ईयर, ओके? डॉक्टर ने कड़क शिक्षक सी सीख सुना दी। या ओके। संकेत भी अच्छे स्टूडेंट की तरह बोला, पर कसक तो रह रह कर उमड़ रही थी संकेत के मन में। माँ से तो कहने का कोई सवाल ही नहीं था, और पापा कभी अकेले मिलते नहीं थे। पापा से आम हर बच्चे की तरह एक दूरी सी थी संकेत की। घर में उनकी पदवी भी किसी पूजनीय देवता सरीखी थी, जिनकी पूजा तो की जा सकती है, जिनके आशीर्वाद तो लिए जा सकते हैं, पर दोस्ती नहीं की जा सकती। पर आज सिचुएशन कुछ बदल सी गई थी। माँ बड़े दिनों बाद आज आराम करके घर पर थी और पापा अस्पताल में। बड़ी देर की खामोशी पापा ने खुद तोड़ी। बेटा, तेरे साथ गाड़ी में कोई बैठा था क्या उस रात? पापा का इतना सटीक असेसमेंट सुनकर अचंभित रह गया संकेत। सर घबराहट में हाँ में हिल गया और मुंह से कुछ ना निकला। बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यंग हो, इच्छाएं भी होगी। जो कुछ भी है मुझे सच सच बताओ, पापा बोले। पापा, वो एक चुड़ैल थी, संकेत हिचकिचाते हुए बोला। व्हाट रबिश! पापा ने मुंह से बस इतना ही निकाला। पापा, मैं चुड़ैल वाले मोड़ पर खड़ा था। एक बेसहारा सी लड़की ने मुझसे मदद मांगी, मैंने उसे बैठा लिया और 1 किलोमीटर के भीतर ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। पापा, वो चुड़ैल ही थी, तभी तो गायब हो गई। संकेत बोलते बोलते चुप हुआ, पर फिर कुछ सोचते हुए बोला, पर आपको कैसे पता चला कि कोई बैठा था? बाप हो तेरा, तूने इतने दिन सस्पेंस बनाया है, थोड़ा सा हक तो मेरा भी बनता है। तू घर आ, तुझे तेरे केस की हर परत उतार के बताऊंगा। पापा किसी डिटेक्टिव की तरह बातें कर रहे थे। बाप बेटे की बातें खत्म ही हुई थी कि दरवाजे पर सुशांत खड़ा था। पहले से थका, दुबला, आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर होठों पर वही शरारती मुस्कान। क्या बे, मेरे एक्सीडेंट के गम में तूने नस काट ली? इधर आ, बैठ यहाँ, मुझे कुछ बातें करनी है तुझसे। संकेत सुशांत को देखते ही बोला, और सुशांत चुपचाप सिरहाने पड़ी बेंच पर बैठ गया। तुम लोग बातें करो, मैं जरा हवा लेकर आया। पापा भाग गए थे कि संकेत सुशांत से कुछ पर्सनल बातें करना चाहता था। पापा के जाते ही संकेत तेज से बोला, अबे साले, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ कि सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया तूने? क्या बात है, बता दो मुझे। वो मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। सुशांत इतना बोल कर रो पड़ा। कौन छोड़कर चली गई? तू पहले मत बुझा, पूरी बात बता, संकेत ने सुशांत से पूछा। रश्मि नाम था उसका, लास्ट ईयर मिली थी मुझसे कार्निवल के दौरान। बस मुलाकातें बढ़ी, बातें हुई और हम प्यार कर बैठे। मासूम से उसकी मुस्कुराहट और समझदारी वाली बातें, मैं उसके प्यार में गिरता ही चला गया। पर पिछले 2 महीनों से उसका कुछ पता नहीं है। मैं नहीं रह सकता उसके बिना संकेत, प्लीज़ मेरी रश्मि को। और सुशांत बिलक बिलक कर रोने लगा। अब कहानी में नई कैरेक्टर भी थी, रश्मि, पर ये कौन थी और कहाँ थी, ये जानना भी संकेत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। संकेत के कॉन्सेप्ट हिल गए थे सुशांत की बात सुनकर। कहानी जितनी
आसान होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि एक चुड़ैल अपना बदला पूरा करने के लिए आई है, पर कॉम्प्लिकेशन थे जो फंसते ही जा रहे थे। रुक रुक, तू रोना बंद कर पहले और मेरे हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे। संकेत ने रोते सुशांत की हथेली पर अपना हाथ रखा। कहाँ रहती है तेरी रश्मि? करतारपुर की मठिया के पीछे, सुशांत ने जवाब दिया। कब से जानता है तू उसे? संकेत ने अगला सवाल दागा। करीब 14 महीनों से, सुशांत बोला। लाश कब मिला था उसे? संकेत ने सवाल किया। 11 तारीख की शाम को उसे घर छोड़ा था। 12 को तूने एयरपोर्ट छोड़ा और मैं सिंगापुर चला गया। लैंड करते ही तेरे एक्सीडेंट की खबर मिली। 7 दिन का काम 3 दिन में निपटा कर मैं इंडिया वापस चला आया। रश्मि हर रोज कॉल करती थी, पर सिंगापुर के 3 दिनों में ना तो उसका कॉल आया ना लगा। 15 को वापस आते ही तेरे पास आ गया। हॉस्पिटल में ही रहा जब तक तुझे होश ना आ गया। यहाँ से फ्री होकर रश्मि के घर गया तो ताला मिला। कुछ समझ नहीं आया संकेत कि मैं क्या करूं। 2 दिन उसके घर के बाहर बैठा रहा, पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। न जाने कहाँ चली गई मेरी रश्मि। सुशांत ने पूरी घटना कह सुनाई। कुछ बताना था तुझे सुशांत? संकेत हिचकिचाते हुए बोला। क्या? बता, सुशांत बोला। मुझे पता है बात कुछ अजीब है, पर मेरे साथ हुई है तो कुछ सच झूठ तय नहीं कर सकता। 12 की रात जब तुझे एयरपोर्ट छोड़ के लौट रहा था तो वो चुड़ैल वाले मोड़ पर गाड़ी ऑटोमेटिक रुक गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी, डरावनी सी। मेरे लाख न चाहने के बावजूद मैंने उसे लिप दे दी। वो बहुत अजीब लग रही थी। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि मेरी आंखें मूंद सी गई, और जब होश आया तो एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद वो लड़की ऐसे गायब हो गई जैसे कोई हवा। वो भूतनी थी या चुड़ैल मुझे पता नहीं, पर उसकी कहानी हम दोनों से जरूर जुड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात कर रहा है? सब कोई अफवाह है उस मोड़ की। कोई पुख्ता सबूत है तेरे पास? कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है, संकेत बोला। तो तुझे कैसे छोड़ दिया? सुशांत ने जीरा की टोन में बोला। क्योंकि हम दोनों से बदला लेना है उसे। रश्मि के गायब होने के पीछे भी वो चुड़ैल ही जिम्मेदार है, संकेत बोला। तू पागल हो गया है? चल, अगर मान भी ले कि लिफ्ट लेने वाली लड़की चुड़ैल थी, तो मुझसे उसका क्या मतलब? या चल, मैं तेरे साथ एक तरफ बैठ भी गया तो मैं फंसा, पर रश्मि तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए इस स्टोरी में, सुशांत बोला। अरे, स्टोरी इतनी सिंपल है ही नहीं जितनी लग रही है। 12 का श्राप अपना असर दिखा रहा है, संकेत ने कहा। तू पगला गया है संकेत। तू बेहोश हो गया था। तुझे कुछ पता भी नहीं है कि कब तुझे हॉस्पिटल लाया गया और कब तेरा ऑपरेशन हुआ। हो सकता है लड़की होश में रही हो और निकल गई हो। पढ़ा लिखा होकर भूत, चुड़ैल और ये चाचा की फालतू 12 के श्राप की बात पर यकीन करेगा। दोबारा ये सब बात की ना तो कंटा पड़ेगा और सारी यादाश्त सही हो जाएगी तुम्हारी। सुशांत ने संकेत की श्राप वाली बात को सिरे से दरकिनार कर दिया था। उसे लगता था कि श्राप मिटाने में सुशांत मदद करेगा उसकी, पर यह चैप्टर क्लोज ही था। अब तो जो करना था वो संकेत को अकेले ही करना था। देख, डर उतना ही सताता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक है कि तेरा एक्सीडेंट और मेरा ब्रेकडाउन सेम टाइम पर हो गया। तू भूल जा इन सब बातों को। 3 दिन में तेरा डिस्चार्ज है यहाँ से। घर पहुँच और नई लाइफ स्टार्ट कर। जो सुशांत अभी बिखरा सा लग रहा था वहीं अब इतना जब्त खड़ा था। दोस्त की परेशानी में खुद का दुख भूल जाना, शायद यही दोस्ती है। संकेत को भी अब सब कुछ ठीक लग रहा था। 3 दिन कब बीत गए उसे एहसास भी नहीं हो पाया। आज संकेत के घर जाने का दिन था। सब चीज़ें अपने शेड्यूल पर थी। जैसे ही 7 बजे संकेत पापा और माँ के साथ नीचे आया।
सुशांत अपनी डस्टर लिए गेट पर खड़ा था। गाड़ी के रेयर शील्ड पर एक बैनर मौजूद था, वेलकम टू न्यू लाइफ डियर संकेत। खुशकिस्मत था संकेत जो सुशांत जैसा इंसान उसका दोस्त था। हॉस्पिटल के उस 8x10 के कमरे से निकलकर आज पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। घर हॉस्पिटल से 1.5 घंटे की दूरी पर था। अचानक फटाक आवाज आई और सुशांत ने ब्रेक लगा दिया। सबसे पहले तो सुशांत ही गाड़ी से उतरा और बस जम सा गया। संकेत के पापा ने सर बाहर निकाला। क्या हुआ बेटा? सुशांत के मुंह से बस अटका हुआ सा अंकल शब्द फूटा। हवा के वेग से पापा भी उतरे और सुशांत की तरह जम गए। संकेत समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। दरवाज़ा खोल उसने भी अपने कदम धरती पर रख दिए और कार के फ्रंट की ओर बढ़ा। टूट के बिखरे हुई कांच की बोतल और खून से लिखा हुआ संदेश, आई एम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। होश उड़ गए संकेत के और साथ ही साथ पापा, माँ और सुशांत के। खून की बोतल टूटना आम घटना ही थी, पर खून के बिखर के संदेश में बदला जाना वाकई डरावना था। अंकल, संकेत, चलो यहाँ से, कम ऑन, गाड़ी में बैठो। स्थिति अजीब होती देख सुशांत चिल्लाया। सब तेज गति से कार में बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। संकेत ने देखा कि कार का स्पीडोमीटर 100 के पार जा रहा था। सुशांत, इतनी तेज मत चला, तेज चलाकर उससे बच नहीं पाएगा। सुशांत ने हल्की सी नज़र पलटी और एक्सीलेटर पर पकड़ ढीली कर दी। संकेत की नज़र माँ पर गई। वो आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी। पापा खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें गड़ाए बैठे थे। कार का स्टीरियो बंद हो चुका था और सुशांत बिना हिले डुले रास्ते पर नज़र जमाए ड्राइविंग में व्यस्त था। पर उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर आते ही पूरी कॉलोनी ने बिग वेलकम किया संकेत का। संकेत को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज का चीफ गेस्ट वही है। कॉलोनी के गेट पर एक बड़ा सा बैनर, वेलकम बैक संकेत। मेन गेट से कॉलोनी के ग्राउंड तक बिछा हुआ वो हरे रंग का कारपेट और ग्राउंड के कोने में सजा हुआ स्टेज, सब कुछ सपने जैसा महसूस हो रहा था संकेत को। यह सब देखकर कुछ देर पहले घटी घटना भी सब भूल चुके थे। एक के बाद एक लड़के लड़कियां स्टेज पर संकेत के स्वागत में नाचना गाना कर रहे थे और कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। खाना, गाना और डांस सब कुछ संकेत की पसंद का था उस रात। गुप्ता अंकल, शिवानी आंटी, सुश्रुत, अविनाश, पूरब, महेश चाचा, दरोगा जी जैसे और भी बहुत सारे लोग शामिल थे उस जलसे में। रात के 2 बजे हल्दी के टीके और आरती की थाली के साथ संकेत का स्वागत किया गया। आज सब खुश थे। माँ और पापा के चेहरे से तो मुस्कान हटती ही नहीं थी और सुशांत हर वक्त साए की तरह संकेत के आसपास ही रहा। तू रुक रहा है ना? संकेत ने सुशांत से पूछा। नहीं यार, कल सोनम को सुबह इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है। चलता हूँ अभी, कल शाम को वापस आऊँगा। इतना बोलकर सुशांत ने माँ पापा के पैर छुए और निकल गया। सोनम सुशांत की इकलौती और लाडली बहन है। बहुत प्यार है भाई दोनों के बीच, और हो भी क्यों ना। उसके पिता की मृत्यु के बाद सुशांत ने सोनम के लिए पिता का हर फर्ज निभाया है। सुशांत के जाने के बाद संकेत अपने कमरे में लेटा पिछले 2 महीनों के बारे में सोच रहा था। किस्मत ही तो थी जो संकेत बच के आ गया इस बड़ी विपदा से। नींद कोसों दूर थी संकेत की आंखों से। उस रात की लड़की की झलक रह रहकर उसकी आंखों में उभरती, ठहरती और बिगड़ती थी। अगर मान भी लिया जाए कि वो लड़की ही थी तो फिर कैसे वो खून से सना संदेश सड़क पर खुद ही लिख गया? हो सकता है कि पहले से लिखा रहा हो। नहीं, वो ताज़ा खून था और बॉटल से फूटकर ही निकला था। वो घड़ी भी तो इशारा कर रही थी 12 की तरफ।
और रश्मि कौन है और कहाँ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, पापा को कैसे पता चला उस लड़की के बारे में? संकेत का मन उसके साथ खिलवाड़ सा कर रहा था। आखिरी सवाल उसके मन में बार बार नॉक करने लगा था, पर रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंखे के घूमते परों को देखते देखते संकेत को नींद आ गई। सपनों से जूझते उलझते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। ठीक 8 बजे माँ की आवाज़ ने संकेत की आंखें खोली। बड़े दिनों के बाद आज खुद के बिस्तर में माँ के हाथ की बनी ताज़ा कॉफ़ी पीने का मौका संकेत को आज मिला था। हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद संकेत पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। पापा, संकेत ने धीमी आवाज़ में पापा को संबोधित किया। वो आप बोल रहे थे ना कि जब घर आऊँगा तब बताएंगे कुछ। किस बारे में? पापा ने कंधे उचकाते हुए पूछा। वो जो लड़की बैठी थी। संकेत हिचकिचाहट के साथ बोला। पहले तुम बताओ संकेत की लड़की दिखने में कैसी थी? पापा ने तहकीकात शुरू कर दी थी। पापा, सफ़ेद गंदा सूट, गोरी तो थी पर चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। गोल सा फेस था पापा, बाकी बहुत ध्यान नहीं है। हाइट 5.5 फीट के आसपास रही होगी, बाकी ज़्यादा नोटिस करने का मौका ही नहीं मिला। संकेत याद करते हुए बताता जा रहा था। तेरी कार के मलबे में से एक सुराग मिला है मुझे। इतना बोलकर पापा एक तरफ चल दिए और संकेत छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे चल पड़ा। पापा के कदम एक ड्रॉवर के सामने जाकर रुके। ड्रॉवर खुला और निकला एक काले रंग का अधजला सा पर्स। संकेत ने फिर से दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि लड़की ने अपने बाएं हाथ में यही पर्स कड़े हाथों से पकड़ रखा था। अगर ये पर्स फिजिकली मौजूद है तो इसका साफ मतलब है कि वो लड़की भी चुड़ैल नहीं थी। पापा, पर्स होने का साफ मतलब है कि वो चुड़ैल नहीं थी। संकेत ने पापा से कहा। लगता तो ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि चुड़ैल ही हो और उसने मर्जी से पर्स छोड़ा हो, या लड़की हो और निकलते टाइम वो जल्दबाजी में पर्स भूल गई हो। पापा बोले। कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बातें पापा। या तो वो लड़की है या चुड़ैल, दोनों तो नहीं हो सकती ना। संकेत बोला। पर्स खोल, तुझे तेरे कुछ जवाब तो मिल जाएंगे, पापा बोले। संकेत ने कांपते हाथों से पर्स की चेन खोली। अधजले उस पर्स में एक जली हुई आईडी थी जिस पर कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था, बस महाजन नाम का सरनेम समझ आ रहा था। किसी ऑफिस की आईडी महसूस हो रही थी। संकेत ने फिर से पर्स में हाथ डाला तो एक आईलाइनर नज़र में आया। लिपस्टिक, बिस्किट के पैकेट, एक सैनिटरी नैपकिन और कुछ अधजले कागज और 4 अंगूठियाँ। अचानक संकेत को ध्यान आया कि लड़की की उंगलियों से अंगूठियाँ गायब थी। पापा, कागजों से तो कुछ समझ नहीं आया, पर चुड़ैल सैनिटरी नैपकिन तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो लड़की थी पापा। संकेत खड़े खड़े उछल पड़ा था। चल, पहला सवाल तो हल हो गया कि वो चुड़ैल नहीं लड़की थी। नाम, पता, हालात कुछ बताया था मिस महाजन ने, पापा बोले। पापा, कुछ बात हो ही कहाँ पाई, वो बैठी और एक्सीडेंट हो गया, संकेत बोला। तो फिर से हम जीरो लैंड पर है। चल जरा गाड़ी का मुआयना करके आते हैं। पापा ऐसे आगे बढ़े जैसे कुछ तो पकड़ में है उनके। संकेत पीछे पीछे चलता जा रहा था। फ्रंट पैसेंजर सीट और गेट का मुआयना कर जरा, पापा ने संकेत को आगे कर दिया। अबे अब पीछा छोड़ दे उस मनहूस गाड़ी का। सुशांत ठीक पीछे ही खड़ा था। अंकल, आप इस कबाड़ को या तो वर्कशॉप में दे दो या जंक में। घर में अब शुगनी चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, सुशांत ने पापा से कहा। हाँ, जल्दी ही हटवा देंगे। संकेत जाओ, सुशांत को
ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल पापा हाथ में पकड़े उस रहस्यमय पर्स को लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। अरे आज तो सोनम भी आई है, तूने बताया क्यों नहीं? संकेत सुशांत से बोला और फिर सोनम की तरफ मुड़ गया। कैसी हो सोनम? एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम नहीं, इंटरव्यू था, तुनकती आवाज़ में सोनम बोली। अरे हाँ, सोनम तो अब बड़ी हो गई है, एग्ज़ाम नहीं इंटरव्यू देती है। संकेत सोनम को चिढ़ा रहा था। बचपन से जानते थे संकेत और सोनम एक दूसरे को। भैया देखो ना, समझा लो अपने दोस्त को, नहीं तो भूल जाऊंगी कि ये हॉस्पिटल से आया है। जीभ निकालते हुए सोनम बोली। अरे अरे, ये तुम लोग लड़ते क्यों रहते हो? वैसे भी एक दूसरे को झेलने की आदत भी डाल लो। सुशांत मुस्कुराते हुए बोला। हैं? संकेत के मुंह से बस इतना ही निकला। एक्चुअली सोनम इंटरव्यू की तैयारी के चलते तुझे हॉस्पिटल में मिलने आ नहीं पाई, तो मैं और ये दोनों चाह रहे थे कि कुछ दिन ये तेरे घर पर रुककर तेरी देखभाल कर ले और अंकल आंटी की भी मदद हो जाएगी। सुशांत बोला। तो तू क्या करेगा उस भूत बंगले में अकेले? तू भी यहाँ आ जा। संकेत बोला। अरे यार, चाय शाय तो भूल ही गया, रुक अभी आया। इतना बोल संकेत किचन की तरफ बढ़ गया। देख, अच्छे से रहना, अपने घर जैसे ज़्यादा नाज नखरे मत करना। जब मैं वापस आऊँ तो शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। सुशांत सोनम को पिता की तरह समझा रहा था। हाथ में ट्रे और उस पर पानी के 3 ग्लास के साथ मिठाई का वही 20 साल पुराना डब्बा लेकर संकेत कमरे में था। कहाँ जा रहा है तू? अबे ऑफिस के काम से मलेशिया जाना है, सुशांत बोला। अच्छा, इसीलिए सोनम मैडम को यहाँ छोड़कर जा रहा है। ले मिठाई खा। मिठाई का डब्बा आगे करता संकेत बोला। वापस कब आएगा? 15 दिन लगेंगे। और ये बता साले कंजूस, कब फोड़ेगा ये हड़प्पा की खुदाई से निकला हुआ डब्बा? सुशांत बोला। चल भाग, ऐतिहासिक अमानत है हमारी ये, संकेत बोला। कुछ देर की बातों के बाद सुशांत सोनम को छोड़कर निकल गया। अब कमरे में सोनम और संकेत अकेले थे। दोनों बस एक दूसरे को देखने में लगे थे। सन्नाटे को तोड़ने का काम माँ की आवाज़ ने किया। अरे सोनम बिटिया, तुम कब आई? माँ, सुशांत भी आया था, उसे अब्रोड जाना था 15 दिन के लिए, तो अभी 15 दिन सोनम हमारे साथ ही रहेगी, संकेत माँ से बोला। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा। तुझे प्रॉब्लम ना हो तो तेरे बगल के कमरे में ठहरा दो इसे, माँ बोली। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ठहरा दो, संकेत ने कंधे हिलाते हुए बोला। इतने में पापा की जोरदार आवाज़ आई। संकेत, अंदर आ। पापा की आवाज़ सुनकर सोनम को वही ड्राइंग रूम में छोड़कर संकेत पापा के कमरे की तरफ भागा। अचानक गैलरी की खिड़की का शीशा भड़ाक की आवाज़ के साथ टूटा। गनीमत थी कि संकेत खिड़की से 3 फीट की दूरी पर था। एक ही पल में पापा, माँ और सोनम सब वहाँ इकट्ठा हो गए। खिड़की सड़क की तरफ खुलती तो शायद पत्थर लगने का शक भी होता, पर इस खिड़की का दूसरा सिरा स्टोर रूम में खुलता था। आखिर ये शीशा इस तरह कैसे टूटा? यह एक रहस्य ही था। तुझको लगी तो नहीं? माँ संकेत का चेहरा, हाथ और कंधा परखते हुए बोली। नहीं नहीं माँ, आई एम क्वाइट ओके। वो पुराना हो गया था ना, तो टूट गया, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, संकेत ने कहा। कैसी बात कर रहे हो संकेत? शीशा ऐसे नहीं टूट सकता, किसी ने तोड़ा है, सोनम ने रहस्यमयी आवाज में बोला। कौन तोड़ेगा? पापा बेडरूम में थे, माँ किचन में, मैं और तुम वहाँ सोफे पर। छोड़ो इन बातों को, संकेत ने बात टाल दी और माँ की तरफ मुड़कर बोला। माँ, मौका भी है और दस्तूर भी, कचौड़ी बनाकर खिला दो आज। चल ठीक है, मैं तैयार करती हूँ। इतना बोल माँ किचन की तरफ चल दी। पापा, सोनम यहीं रुकेगी 15 दिन।
सबको नॉर्मल कर दिया था संकेत ने, पर पापा और संकेत एक दूसरे को जिन नज़रों से देख रहे थे, दोनों को मालूम था कि यह अपने आप नहीं हुआ था। संकेत ने सोनम को उसके कमरे में छोड़ा और स्टोर रूम की दीवारें खंगालने लगा। अचानक लगा जैसे कोई खड़ा हो उसके पीछे। संकेत झटके से पलटा तो पापा को पाया पीछे। छोड़ दे, मैं पहले ही सब चेक कर चुका हूँ, कुछ नहीं है इस कमरे में शक करने लायक, पापा ने आश्वस्त किया संकेत को। पर पापा, ये शीशा कैसे टूटा? संकेत ने सवाल किया। पता नहीं, अभी हम दर्शक है बेटा, देखते जाओ क्या क्या होगा, पापा बोले। कहीं पापा सच में चुड़ैल ही तो नहीं? संकेत बोला। कुछ बोल नहीं सकता बेटा, अगर चुड़ैल भी हुई तो उसका भी सामना किया जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। तेरा बाप बड़ा कमीना इंसान है बेटा, इतनी जल्दी किसी को जीतने नहीं देगा, पापा बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। अंकल, संकेत जल्दी आओ, सोनम थाली बजाकर चिल्ला रही थी। डाइनिंग टेबल पर इत्तेफाक से संकेत और सोनम आमने सामने बैठ गए। सोनम की तिरछी सी नज़र संकेत को टोहने में लगी थी और संकेत बार बार नज़र को चुराता, फिर बांधता और फिर हटा लेता। आंखों की गुस्ताखियां रात के 10 बजे तक चलती रही। शायद माँ और पापा भी नोटिस कर रहे थे उन दोनों की ये लुका छिपी। संकेत, मुझे खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत है, इफ़ यू डोंट माइंड थोड़ी देर मेरे साथ वॉक करोगे? सोनम ने चाशनी में डूबी ऐसी आवाज़ में संकेत से दरखास्त की कि वो मना ही ना कर सका। दोनों घर से बाहर निकल आए। ढेर सारी बातें, मुस्कुराहटें, नजाकत और शौकिया क्या नहीं शामिल था उस वॉक में। कभी कभी गलती से संकेत और सोनम के हाथ लड़ जाते तो सोनम अदा से सॉरी बोल देती। दोनों को टहलते हुए आधा घंटा बीत चुका था। चलो संकेत, अब नींद आ रही है, चलते हैं, सोनम ने संकेत से बोला। जैसे ही दोनों घर की तरफ घूमे, एक अनजान सी चीज तेज गति से दोनों के सामने आकर गिरी। घबरा कर सोनम संकेत से लिपट गई। संकेत के हाथ कांप रहे थे। जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैश लाइट जलाई तो रूह तक हिल गई दोनों की। एक सर कटी बिल्ली की लाश दोनों के कदमों के ठीक नीचे पड़ी थी। सोनम भी इतनी डरी हुई थी कि शायद जम ही गई थी वहां। संकेत ने सोनम का हाथ थामा और घर के अंदर ले आया। संकेत, मुझे अकेली नींद नहीं आएगी, आंटी से पूछ लो अगर उनके कमरे में सो जाऊं तो। सोनम वाकई बहुत डरी हुई थी। संकेत ने माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। माँ, जरा सोनम को सुला लेना अपने पास, पहली बार घर से बाहर निकली है तो अकेले थोड़ा डर गई है, संकेत ने माँ के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया। सोनम, माँ को ये सब मत बताना प्लीज, संकेत ने सोनम से कहा। अकेले तो संकेत को भी नींद नहीं आने वाली थी, तो पापा के कमरे की तरफ बढ़ लिया। पापा रोज की तरह अपना रीडिंग टारगेट पूरा करने में लगे थे। पापा, आधा जपी में भूल गया, आपने आवाज लगाई थी शाम को, संकेत दरवाजे पर खड़े खड़े ही बोला। हाँ, भीतर आ जाओ। उस पर्स में एक अंगूठी में मैन्युफैक्चरर का नाम मिला है, एसजेजे नाम की ज्वेलरी शॉप से खरीदा हुआ है उसे। कुछ तो सुराग मिलेगा हमें उस दुकान से, पापा संकेत के हाथ में अंगूठी देते हुए बोले। चल, कल मिलाते हैं उससे, संकेत ने अपना सर पापा के सीने पर टिका दिया। जिस पिता से वो हमेशा दूर भागा करता था, आज वो ही बाप सबसे मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा था। संकेत को वाकई यकीन आ गया था कि पापा के रहते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी माँ की चीखने की आवाज़ कानों में पड़ी। पापा और संकेत दोनों ही बिस्तर से कूद कर भागे। हॉल में माँ भूत बनी खड़ी थी और
हाथ से छूटकर गिरे कांच का गिलास का शीशा माँ के इर्द गिर्द बिखर रहा था। क्या हुआ माँ? संकेत आते ही बोला। इतने में कमरे में सोई हुई सोनम भी बाहर आई। क्या हुआ? पर माँ थी कि कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। चुपचाप संकेत के हाथ के इशारे पर वो सोफे पर बैठ गई। पानी पीने को बोला तो पानी पी लिया, जैसे कोई काठ की गुड़िया। पापा ने जोर से माँ को झकझोरा तो जोर से चीखी और पापा की बाहों में बिखर गई। सोफे पर लेटी हुई माँ और उसके एक तरफ खड़ा संकेत बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, जिसकी सजा मेरे हर करीबी को उठानी पड़ रही है। एक सदमा सा लगा था उसे, तभी एक हाथ संकेत के कंधे पर पड़ा। सोनम ठीक पीछे ही खड़ी थी। उसके बिना कुछ कहे संकेत को गले से लगाया और वह एक छोटे बच्चे की तरह उसके आंचल में सिमट गई। माँ अभी भी बेहोश थी। जैसे ही माँ ने हल्की सी हलचल की, संकेत उनके हाथ के पास जाकर बैठा, हाथ थामा और बोला, माँ क्या हुआ? आप चीखी क्यों? हैं कौन? संकेत। बेटा बड़ी डरावनी सी सूरत थी उसकी। मैं जैसे ही फ्रिज से पानी निकालकर गिलास में पलट रही थी, उसे सोफे पर बैठा देखा। उसके बाद कुछ पता नहीं। माँ अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। पापा खिड़की पर खड़े कुछ हिसाब लगा रहे थे। इस केस की जितनी गुत्थी संकेत और उसके पिता सुलझाने में लगे थे, वह उतनी ही उलझती जा रही थी। रात भर सब ड्राइंग रूम में बैठे रहे। सोनम संकेत के ठीक बगल में ही बैठी थी। नींद का एक झोंका आया और वो उसके कंधे पर निढाल हो गई। कितनी मासूमियत से भरी थी वह लड़की। सबका ख्याल रखती है और सबको इज्जत भी देती है। माँ बाप न होने के बावजूद संस्कारों का खजाना। संकेत सोनम के बारे में सोचते सोचते लुकमेक हो गया। सुबह हुई तो सोनम की आवाज़ से, जल्दी जल्दी उठ जाओ सब लोग, चाय वाली आ गई है। माँ सोफे पर निढाल सी सो रही थी। पापा अपने हाथों का तकिया बनाकर जमीन पर लेटे खर्राटे भरने में मगन थे। सोनम आई और संकेत के बिल्कुल बगल में बैठ गई, इतने करीब कि उसकी सांसें भी महसूस कर पा रही थी और संकेत भी उस खुशबू में मदहोश सा आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे भीतर की आवाज़ ने झकझोर दिया और वो झटके से उठ बैठा। हल्का सा शोर हुआ और माँ पापा उठ गए। सोनम ने सलीके से चाय के कपों में चाय पलटी और सबको बारी बारी देती चली गई। माँ भी अब तक नॉर्मल हो चुकी थी। आज के दिन का संकेत का मिशन था SJJ ज्वेलरी शॉप के बारे में पता करना, पर आज संकेत को फिर से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। वैभव 9:15 पर आ चुका था। संकेत बाइक पर उसके पीछे बैठ ऑफिस पहुंच गया। मालाओं और तिलक के साथ संकेत का भारी स्वागत किया गया। वो ऑफिस में तो था, पर उसका पूरा ध्यान उस अंगूठी पर ही लगा हुआ था। ऊहापोह में फंसे हुए संकेत ने गूगल पर उस ज्वेलरी शॉप का एड्रेस डाला तो एड्रेस चेन्नई का निकल आया। गुत्थी फिर से उलझ गई थी। संकेत के चेन्नई जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था इन हालातों में। संकेत सर पर हाथ रखकर बैठ गया। करे तो क्या करे वाली हालत थी। मन फिर से मायूस हो रहा था। सेलफोन उठा के संकेत ने पापा को कॉल लगाया। पापा, वो मैंने SJJ गूगल पर सर्च किया तो वो चेन्नई में है। मुझे तो लग रहा था कि यहीं अपने शहर में ही होगा। बेटा, जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए ना, उसमें मज़ा ज़रा कम आता है। पापा बोले। क्या पापा, अब मज़े की बात कर रहे हो और यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। संकेत वाकई घबराया हुआ था। फिक्र नॉट बेटा जी, पापा बड़ा वाला है तेरा, तू घर आ जा। वैभव को अभी थोड़ा और वक्त लगना था तो संकेत ऑटो पकड़कर घर के लिए रवाना हो गया। अगले आधे घंटे में संकेत घर पर था। चाय के दौर के बाद कुछ वक्त सोनम के साथ गुजारने के बाद संकेत पापा के कमरे में था।
पापा वो। संकेत इतना ही बोला था कि पापा ने श्श्श की आवाज़ से उसे चुप करा दिया। संकेत चुपचाप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। पापा मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र गड़ाए बैठे थे। कुछ देर बाद पापा की नज़रें हिली और वो तकिए पर पीठ टिकाकर बैठ गए। बेटा, ये अंगूठी किसी अनिवेश राजपुरोहित ने 12 मार्च 2017 को खरीदी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ पता नहीं कर सका। पापा निराश सी आवाज़ में बोले। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? संकेत पापा को आश्चर्य से देख रहा था। बेटा, सोमेश अंकल याद है, मेरे ऑफिस में थे। उनका बेटा कमिश्नर है चेन्नई में, तो बस थोड़ा रिलेशंस का सहारा ले लिया, पापा बोले। पर पापा उसमें एड्रेस भी तो पड़ा होगा, संकेत बोला। तुझे क्या सोमेश के बेटे की नौकरी खानी है? बिना FIR के इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो तो बस उसने किसी तरह निकलवा दी। वैसे पापा, राजपुरोहित और वो लड़की महाजन मतलब साफ है, दोनों में कोई सीधा रिश्ता नहीं। और चेन्नई से अंगूठी खरीदने का मतलब यह है कि या तो लड़की तमिल है, जो कि नहीं है, या दोस्ती बहुत गहरी है, तभी तो स्पेशली तमिलनाडु से उसके लिए अंगूठी लाया। एक बात पापा, लड़की कम से कम मार्च 2000 तक तो जिंदा थी। संकेत ने मिली जानकारी की पहली कड़ी जोड़ दी थी। पापा से बातें करते हुए रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठा तो देखा कि एक लिफाफा ड्राइंग रूम में कांच की एक सेंटर टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था। सलीके से चिपकाया हुआ वो लिफाफा किसी चिट्ठी सा लग रहा था। संकेत ने माँ को आवाज़ दी। माँ, ये चिट्ठी किसकी आई है? पता नहीं बेटा, खोल के देख ले। माँ ने किचन में से ही आवाज़ लगा दी। पापा कमरे से निकलकर संकेत के पास आ गए। अब तो हर पल लग रहा था कि कब कौन सी घटना घट जाए। संकेत ने अपने हाथों से लिफाफे को खोला। लाल रंग की शाही या खून से लिखा हुआ एक संदेश जो कांपते हाथों से लिखा गया था। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। संकेत भीतर तक हिल गया। तभी सोनम की चीख आई। संकेत और पापा उस ओर भागे तो सिर्फ टॉवल ओढ़े भीगी हुई सोनम बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी डर से कांप रही थी। संकेत ने तुरंत उसे पहनने के लिए ओवरकोट दिया और वो बिना कुछ सोचे समझे संकेत से लिपट गई और चिल्लाने लगी कि बाथरूम में कोई है। उसने हाथ रखा मेरे कंधे पर। सोनम की छुअन से अजीब सा एहसास जाग गया था संकेत के मन में। उसने सोनम को धीरे से खुद से दूर किया और उसके सर पर हाथ रखा और माँ को आवाज़ दी। माँ आई और सब जानने के बाद बोली, संकेत, एक काम कर, हम इस घर में नहीं रहेंगे। किसी भूत प्रेत का साया है इस घर पर, भले किराए पर ढूंढ, पर मुझे इस घर में नहीं रहना। अब वो माँ को कैसे समझाता कि साया घर पर नहीं बल्कि उस पर है। डरा हुआ तो हर कोई था, पर कोई भी इस डर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नहा धोकर संकेत तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर ऑफिस में भी वो घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सोचता रहा। शाम को थककर घर आया तो पता चला माँ को तेज बुखार है और पापा दोपहर से बाहर है। कमरे के बाहर से माँ को सोता हुआ देखकर संकेत ड्राइंग रूम में चला गया। संकेत ड्राइंग रूम में 5 मिनट ही बैठा था कि सोनम संकेत के लिए चाय बनाकर लाई। संकेत खींचा सा जा रहा था सोनम की तरफ। डोरबेल बजी और सोनम दरवाजे की तरफ चली। हर एक जिम्मेदारी को बड़ी खुशी खुशी निभाती थी सोनम। दरवाज़ा खुला तो पापा थे। हाथ में एक पीले रंग का कपड़े का थैला था। कहाँ गए थे पापा? कहीं नहीं बेटा, बस हड्डियाँ कुछ वर्जिश मांग रही थी तो कुछ दोस्तों से मिलने चला गया था। तुम बताओ कैसा रहा ऑफिस आज? पापा बोले। कुछ खास नहीं, अरे माँ को फीवर आ गया है। डिनर और वॉक के बाद संकेत अपने कमरे में आ गया। माँ का बुखार भी अब उतर गया था। अकेले कमरे में लेटे हुए आज संकेत को रेनू की याद आने लगी थी।
उसका वो मासूम सा चेहरा आंखों के आगे रह रह कर तैर रहा था। वो साथ खाए हुए ढोंसे, देखी हुई फिल्में और घूमी हुई जगहों सब गुम रहा था आज संकेत के मन में। अक्सर बोला करती थी रेनू कि संकेत के बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकती, पर आज संकेत को उसके बिना न सिर्फ जीना पड़ रहा है बल्कि खुश भी रहना पड़ता है। रेनू इंस्पिरेशन थी संकेत के लिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आसान से आसान रास्ता निकालना रेनू ने ही तो सिखाया था संकेत को। स्कूल की वो दोस्ती कब प्यार में बदली दोनों को पता ही नहीं चला। ढेर सारे दोस्तों का ग्रुप था संकेत का, जिसमें संकेत, सुशांत और रेनू भी शामिल थी। इन सब दोस्ती में रेनू और संकेत का रिश्ता इतना ज़बरदस्त था कि कभी दोनों को प्यार का इजहार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते चले गए। संकेत की हर चीज़ का ख्याल रेनू ही रखा करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद संकेत को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब मिली, पर वो रेनू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नीयत सही हो तो किस्मत भी साथ देती है। संकेत को कुछ ही साल में अपने ही शहर में सरकारी नौकरी भी मिल गई और दोनों अपने घर के सपने बसाने लगे। ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉप में फ्यूचर प्लानिंग दोनों का रोज़ का शेड्यूल था। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं माँ पापा से मिलवा दूँ, बस टाइम आ गया है कि हम शादी कर ले। संकेत ने रेनू की बर्थडे वाले दिन सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था उसे। रेनू भी बहुत खुश थी। शाम होते ही साड़ी में सजी रेनू संकेत के साथ घर के दरवाजे पर थी। घबराई हुई रेनू संकेत के ठीक पीछे खड़ी थी। संकेत ने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा माँ ने खोला। कुछ पल के लिए तो संकेत की जुबान सील हो गई। रेनू को तो बचपन से ही जानते थे संकेत के माता पिता, और साड़ी में देखते ही सारा माजरा समझ गए। शक तो दोनों को बहुत साल से था और उनको रेनू पसंद भी थी, पर थोड़ी फॉर्मेलिटी तो बनती थी। पापा जोर से बिगड़े पर थोड़ी देर में मुस्कुरा भी दिए। माँ भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सब मान गए थे। परिवारों की मुलाकात, देख दिखाई, रोका रस्म, सगाई, सब कुछ ही वक्त में हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी को सिर्फ 1 महीना बाकी था, पर वक्त बदल गया। आज रेनू के नंबर से कॉल तो आया, पर उसकी मम्मी थी। अच्छी खबर नहीं थी। रेनू ने खुदकुशी कर ली थी। संकेत उसी निकर और बनियान में कार की चाबी लिए रेनू की घर की तरफ भागा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था उस शादी वाले घर में, और रेनू सजी तो दुल्हन के लिबास में थी, पर उसकी डोली नहीं, अर्थी उठने वाली थी। रस्मों रिवाज निपट जाने के बाद रेनू की माँ ने एक बंद लिफाफा संकेत के हाथों में दिया। ऊंची शाख होने के कारण केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया। घर आकर संकेत ने जेब से लिफाफा निकाला। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ओनली फॉर संकेत, नो अदर शुड ओपन। संकेत ने आंसुओं से भीगी आंखों से लिफाफा खोला तो एक गमगीन चिट्ठी को सामने पाया। प्यारे तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मन में अब प्यार तो बचा ही नहीं, और ना शायद तुम्हारे मन में। बस तुम रिवायत ही निभाते आ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, और वो तुम्हारा प्यार, पर शायद वो भी उसे मंजूर नहीं था। माना कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं, पर धोखा देने के लिए शायद कारणों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच जानते हुए मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, और किसी और का होना कभी सोचा ही नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊं, क्योंकि परेशानी का सबब मैं ही हूँ। रेनू। चिट्ठी खामोश थी और संकेत सदमे में कि किस बेवफाई की वजह से रेनू ने मौत को गले लगा लिया। रेनू के जाने के बाद संकेत ने भी चाहा कि अपनी ज़िंदगी खत्म कर ले, पर माँ और पापा की जिम्मेदारी के आगे हर वक्त बेबस रहा। सदमा ऐसा लगा कि हर शख्स, हर दोस्त से दूरी बना ली संकेत ने, पर एक इंसान ऐसा था जो हर कंडीशन में उसके साथ रहा था। वो था सुशांत। वक्त बीतकर आज यहाँ खड़ा था। कहीं
इन घटनाओं के पीछे रेणु की आत्मा तो नहीं? संकेत ने एक पल के लिए सोचा। घड़ी पर नजर आई तो रात के 3 बजे थे। तभी लिविंग रूम से किसी की रोने की आवाज़ आई। संकेत भागा पर वहाँ कोई नहीं था सिवाय एक सन्नाटे के। संकेत वापस अपने कमरे में गया, दराज खोली और उसे खंगालने लगा। रेणु की चिट्ठी को पूरे 2 साल बाद हाथ लगाया था संकेत ने। आज उसे रेणु बहुत याद आ रही थी। चिट्ठी हाथ में लेते ही बिजली की जोर से गड़गड़ाहट हुई और संकेत की खिड़की का कांच टूट गया। बाहर झांक कर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। तारों की टिमटिम को बहुत दिन बाद संकेत ने इतने ध्यान से देखा था। रेणु को तारे देखना बहुत पसंद था। ठंडी हवा को महसूस करते संकेत को लगा कि अचानक कोई कपड़ा या शायद कोई दुपट्टा उसके चेहरे से गुजर गया। इस सन्नाटे में कोई मौजूद नहीं था, पर मौजूदगी का एहसास बहुत पुख्ता था। संकेत ने सर भीतर खींच लिया। पलटते ही देखा तो कोई साया उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। डर से संकेत चीख भी न सका और वहीं बेहोश हो गया। आंख सीधी सुबह खुली तो सोनम को सामने पाया। एक पल के लिए तो संकेत को उसमें रेणु की ही सूरत नजर आई थी, पर पलक झपकी और शक्ल बदल गई। संकेत को साफ लगने लगा था कि शायद वह रेणु की ही आत्मा है जो उससे बदला लेने वापस आई है। पर कड़ियाँ आपस में मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। 12 साल पहले की वो हड्डी, चाचा की बार के शराब की भविष्यवाणी, चुड़ैल वाला मोड़, वो लड़की जो जिंदा थी अब तक, एक्सीडेंट, सुशांत का सुसाइड अटेम्प्ट, घर में होने वाली भूतिया घटनाएं और रेणु के होने का एहसास, सब कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोलते ही सहमी सी आवाज़ में संकेत को बुलाया। एक आदमी था दरवाजे पर, जाना पहचाना। तुम तो वही हो ना जिसने बचपन में वो बदले वाली बात सुनाई थी? पहचाना तुमने मुझे? संकेत अचरज में था। बच्चा, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उसे भी, जो यहाँ मौजूद है। इतना बोल बाबा ने घर के भीतर कदम रखा। उसका कदम रखना ही था कि घर का मौसम बदल गया। बवंडर सा बन उठा उस बंद कमरे में। माँ, पापा और सोनम सब वहीं खड़े इस अजीब सी घटना को देख रहे थे, और यह भी कि खिड़की के दूसरी तरफ की हवा बिल्कुल शांत थी। घूमती हवा ने बाबा के कदम थाम लिए और वो कदम वापस लेकर दरवाजे से बाहर खड़ा हो गया। उसके कदमों ने जैसे ही दहलीज के उस तरफ पांव रखे, हवा भी शांत हो गई। इस लड़की से शादी कर ले, नहीं तो तेरा पूरा खानदान मरेगा, सोनम की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, और डर से कांपते हुए भाग गया। डरा तो संकेत भी था, क्योंकि अभी तक होने वाली घटनाएं लॉजिक को जुठलाती नहीं थी, पर आज जो हुआ उसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और रह रह कर उस व्यक्ति की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। पर उसने तो कसम ली थी रेणु की कि कभी किसी और को अपना नहीं बनाएगा। घर में आए उस बवंडर ने संकेत की जिंदगी में बवंडर ला दिया था। एक तरफ माँ पापा की जान और दूसरी तरफ रेणु को दी गई आखिरी कसम। किसको अपनाए संकेत की समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस में फ़ोन करके 10 दिनों की छुट्टी अप्लाई कर दी थी संकेत ने। पापा आज लैपटॉप खोलकर कुछ खोए हुए से बैठे थे। माँ अपने दैनिक कामों में व्यस्त तो थी, पर बार बार भूल जाती थी कि करना क्या है। चिंता सबके मन को हरा रही थी। तभी पापा ने संकेत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तेरा डिटेक्टिव बाप जिंदा है। एक काम कर, एक कागज़ पेन लेकर आ और मैं जो बोलता जाऊं उसे नोट करता जा। संकेत ने तुरंत जेब से कागज़ और पेन निकाला और पापा के शब्दों का इंतज़ार करने लगा। पापा छत के कोने की तरफ देखते हुए बोले जा रहे थे, पर्स, 4 अंगूठी, SJJ ज्वेलर, चेन्नई, अनिवेश राजपुरोहित, महाजन, आई कार्ड। इतना कहकर पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, अब जासूसी होकर रहेगी, क्योंकि मेरे होते हुए
मेरी औलाद को कोई छू नहीं सकता। तो डिटेक्टिव पापा, स्टार्ट किया जाए? हाँ डिटेक्टिव बेटा, लेट्स स्टार्ट। पापा भी ठीक उसी अंदाज में बोले। उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, पर साथ में वो पर्स भी लेकर आया था। वो वाकई जादुई पर्स है। जादुई पर्स? संकेत आश्चर्य से बोला। हाँ बेटा, जादुई पर्स। वो पर्स होने के साथ साथ एक एयरबैग भी था जो एक्सीडेंट के टाइम खुल गया था, पापा बोले। आपने पहले क्यों नहीं बताया? संकेत ने पूछा। बेटा, घर में हॉन्टेड इंसिडेंट्स होने लगे तो मैं चुप रहा, पापा बोले। पापा, उस आई कार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, संकेत बोला। हाँ, वो पीले थैले से निकाल कर ले आ, वहीं रखा है, बगल वाली टिपाई पर, पापा ने उंगली से इशारा करते हुए बोला। संकेत ने थैले में हाथ डालकर वो काला पर्स हाथ में लिया। पर्स की किनारियों से उधड़ा हुआ चिकना सा कपड़ा पापा की एयरबैग वाली बात को सही साबित कर रहा था। चैन खोल संकेत ने वो अधजला आई कार्ड हाथ में लिया। उसे पकड़ते ही संकेत के कान के पास एक आवाज सी आई, संकेत। संकेत को डर तो लगा, पर उसे यकीन भी हुआ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में है। संकेत हाथ में पकड़े उस कार्ड को लिए ड्राइंग रूम में आया और पापा के पास बैठा। पापा बड़ी देर तक उस कार्ड का मुआयना करते रहे। कार्ड इस तरह जला था कि ना तो तस्वीर साफ थी ना छपाई। तभी पापा के हाथ में पड़ी घड़ी ठीक उस जगह आई जिसने एक सवाल और सुलझा दिया। घड़ी का कांच कार्ड के अधजले लोगों पर पड़ा था और घड़ी के शीशे के रिफ्लेक्शन ने उस आधे लोगों को पूरा कर दिया था। लोगो मिल गया, संकेत चिल्लाया। उस कार्ड को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाला गया और मिरर इमेज का यूज करके उसे पूरा भी कर दिया। अब ये लोगो किस तरह की संस्था का है ये पता करना था और इसका जवाब दे सकता था इसके नीचे लिखा हुआ वो आधा मोटो, टुगेदर वी, जो अधूरा था। इस वाक्य को पूरा करते ही पहली पहेली हल होनी थी। टुगेदर वी से शुरू होते उस मोटो और आए हुए लोगों को ढूंढने का सबसे पहला साधन संकेत के पास था, गूगल। संकेत ने फोटोशॉप यूज़ करते हुए लोगों को पूरा किया और गूगल पर इमेज सर्च किया। उससे मिलते जुलते 4 लोगों संकेत के सामने आए, पर किसी भी लोगों का मोटो वो नहीं था जो उस कार्ड पर लिखा था। संकेत का पहला ट्रायल फेल हो गया था। अब अगला निशान था अनिवेश राजपुरोहित। अनिवेश को तलाशने का जरिया संकेत ने फेसबुक को बनाया, पर फेसबुक पर इस नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं था। संकेत ने बारी बारी से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उस व्यक्ति को तलाशा, पर रिजल्ट 0 था। संकेत निराश होकर बैठ गया, पर डिटेक्टिव पापा का पिटारा अभी बंद नहीं था। संकेत बेटा, जरा वो आई कार्ड लेकर आ, पापा बोले। संकेत ने जेब में पड़ा आई कार्ड पापा के हाथ पर रख दिया। पापा ने ड्रॉअर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और आई कार्ड के ऊपर रख दिया। संकेत आश्चर्यचकित था। लोगों को अपने बच्चों के टैलेंटेड होने पर गर्व होता है, पर आज संकेत को अपने पिता पर हो रहा था। आई कार्ड का बैकग्राउंड छोटे छोटे अक्षरों के वाटरमार्क से मिलकर बना था और उस पर नाम लिखा गया था, आशा देवी अनाथ आश्रम। जैसे ही संकेत ने ये नाम बोला, खुद ब खुद वो कार्ड अपनी जगह पर हिला, जैसे हवा का कोई झोंका उस पर पड़ा हो और पलट गया। कार्ड के पीछे की तरफ पेन से लिखा था, कॉटेज नंबर 22। पापा अचानक खिड़की की तरफ देखते रह गए। संकेत उनको ही देख रहा था। पापा ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हो वहां और कुछ कह रहा हो उनसे। कुछ सेकंड बाद पापा का ध्यान टूटा और संकेत से बोले, जरा मैट्रोमनी साइट खोल और उसमें अनिवेश राजपुरोहित को ढूंढ। संकेत ने वैसा ही किया और अनिवेश सामने था, और शायद जिस अनिवेश को वो तलाश रहे थे ये वही था, क्योंकि डिस्प्ले पिक्चर में एक फ़ोटो ऐसी थी जिसके बैकग्राउंड में SJJ ज्वेलरी शॉप थी और एड्रेस था पराकप्पम, चेन्नई का। पापा ने दोनों पहेलियां हल कर दी थी। संकेत ने तुरंत अनिवेश को फ़ोन मिला दिया। हेलो, क्या मैं
अनिवेश से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ, बताइए। सामने से आवाज़ आई। जी मैं संकेत बोल रहा हूँ और मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इतना बोल संकेत ने अनिवेश को सारी परिस्थिति समझा दी। सब बताने के बाद अनिवेश ने कुछ बताया तो नहीं, पर मिलने का समय ज़रूर दे दिया। काम के सिलसिले में जल्दी ही अनिवेश संकेत के शहर में आने वाला था। अब रहस्य की कड़ियाँ सुलझने लगी थी। शाम होने को थी और संकेत घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा था। सोनम धीरे से आई और बगल में आकर बैठ गई। तुम वो अधड़ की बात को इतना सीरियस मत लेना। मुझे पता है कि तुम आज भी रेनू को इतना ही प्यार करते हो। सोनम दूसरी ओर देखकर बोल रही थी। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? संकेत ने सोनम से वो बोल दिया जो शायद कई साल से वो सुनना चाहती थी। सोनम हल्के से बोली, पहले ये केस सॉल्व कर ले, फिर बात करेंगे। और वहाँ से उठ के चल दी। आज शाम की वॉक बड़ी साइलेंट थी। वॉक के बाद संकेत अपने कमरे में आया। अगले दिन का टारगेट था आशा देवी अनाथ आश्रम। रात के 2 बजे थे कि उसके फ़ोन ने मैसेज टोन बजाई। व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से मैसेज था। 3 GB की फाइल का कलेक्शन भेजा था किसी ने। संकेत ने डाउनलोड के लिए क्लिक कर दिया। नेट स्पीड बहुत स्लो थी। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद संकेत सो गया। रात रेनू और सोनम के बीच के फासले को समझने में बीत गई। 3 बजे के करीब संकेत नींद के आगोश में खो गया। संकेत को लगा कि 2 लड़कियां सर पर दुपट्टा डाले एक शादी के मंडप में बैठी है और उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही है। संकेत आगे बढ़ा और एक लड़की का दुपट्टा हटा दिया। लड़की रेनू थी। इतने वक्त बाद रेनू का यूँ दिखना अजीब था। संकेत उठा और दूसरे चेहरे पर से दुपट्टा हटा दिया। भीतर का चेहरा देख संकेत सहम गया। ये वही हाईवे वाली लड़की थी, पर चेहरा बेरौनक नहीं था। अचानक एक गुब्बारा सा फटा लड़की के चेहरे के पास और उसका चेहरा खून खच्चर हो गया। संकेत पीछे हट गया और जोर से चीखा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने एक उंगली संकेत की तरफ उठाई और फिर अपनी कान पट्टी पर लगाई। अचानक सीने पर भारीपन सा महसूस हुआ और संकेत की आंख खुल गई। संकेत को लगा कि उसने सपना नहीं देखा, बल्कि किसी और दुनिया में कुछ पल जी लिया है। पर सपने का कोई सर पैर उसके समझ नहीं आया था। सब कुछ भूलकर संकेत तैयार हुआ और शहर के ही गिरिजा शंकर अनाथ आश्रम पहुंच गया। जी क्या आपको आशा देवी अनाथ आश्रम के बारे में पता है? संकेत ने काउंटर पर बैठे एक सज्जन से पूछा, पर निराशा हाथ लगी। संकेत ने शहर के 5 बड़े अनाथ आश्रमों की लिस्ट तैयार की थी, पर सब जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कोई भी आशा देवी अनाथ आश्रम को नहीं जानता था। संकेत 5वें और आखिरी आश्रम से निकला और जेब में हाथ डाला तो भौंचक कर रह गया। जेब से आई कार्ड गायब था। उसने उसे आसपास तलाशा, पर वो वहाँ नहीं था। संकेत ने अपने जर्नी रिवाइंड की और गिरजा शंकर आश्रम पहुँच गया। वो पलट के जाने लगा, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ छुपा रखा है तुमने दीदी को? संकेत ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो लगभग 15 साल की कोई लड़की थी और उसके हाथ में वही आई कार्ड था। कौन दीदी? संकेत ने सवाल किया। इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, संकेत का फ़ोन बज गया। सोनम की कॉल थी। हेलो संकेत, सुशांत भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी आ जाओ। सुशांत यहाँ कैसे? संकेत को कुछ समझ नहीं आया। मलेशिया गया सुशांत घर कैसे पहुँच गया? संकेत ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल दिया। लड़की भी जाने कैसे उस अनजान व्यक्ति के साथ चल पड़ी। पूरे रास्ते संकेत बस सुशांत की घर में मौजूदगी के बारे में सोच रहा था। सवालों के बादलों से घिरा संकेत घर से कुछ ही दूरी पर था कि अविनेश का भी कॉल बज उठा। अविनेश, प्लीज़ कम टू माई हाउस। संकेत ने पता बताया और अनिवेश ने 30 मिनट में पहुंचने का वादा कर दिया। कुछ ही देर में संकेत घर पर था। भीतर घुसते ही सबसे पहले
उसकी नज़र सुशांत पर पड़ी। सर फूटा हुआ, एक हाथ घायल। सुशांत बुरी हालत में सोफे पर पड़ा था। उसके पैरों की तरफ सोनम खड़ी थी, एक तरफ माँ पापा खड़े थे। अबे तू तो मलेशिया गया था, संकेत बोला। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो चला आया। सोचा सोनम को सरप्राइज दे दूं। तो खिड़की से चढ़ने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से कंधे से पटक कर 10 फीट नीचे पटक दिया। सुशांत का ये बोलना ही था कि वो अनाथ आश्रम वाली लड़की 2 कदम आगे बढ़ाई और अजीब सी नज़रों से उसे देखती रह गई, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश में हो। घटनाएं बहुत तेजी से कट रही थी। तभी बेल बजी। संकेत ने दरवाज़ा खोला तो अनिवेश को पाया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना घर ढूंढने में? संकेत ने सवाल किया। नो नो, नॉट मच, अनिवेश मुस्कुराते हुए बोला। जैसे ही अनिवेश ने कदम भीतर रखा वो ठिठक गया। सुशांत, यू हियर? अब संकेत सब कुछ समझ चुका था। वो पीछे घुमा और लड़की से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने नजरें उठाई और संकेत की तरफ देखते हुए बोली, अस्मी महाजन। और तुम्हारी दीदी का नाम? रश्मि महाजन। संकेत का नाम लेना ही था कि कमरे के एक कोने में एक परछाई सी बन गई, पर संकेत चुप नहीं हुआ। अस्मी, तुम्हारी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कातिल तुम्हारे सामने है। सुशांत की तरफ इशारा करते हुए संकेत बोला। सुशांत भौचक्का कर रह गया। झूठ है ये, क्या बकवास है, सब झूठ है ये। सुशांत सहमी पर जोरदार आवाज में चिल्ला रहा था। झूठ मत बोलो सुशांत, तुमको रश्मि की कसम, और अगर वो भी ना मानो तो तुमको सोनम की कसम। संकेत भी उतनी ही तेज आवाज में चिल्लाया। कमरे में सुशांत के रोने की आवाज गूंजने लगी। सब बस चुपचाप खड़े ये तमाशा देख रहे थे। कुछ देर लगी सुशांत को चुप होने में। अब तुम खुद ही बता दो कि पूरा माजरा क्या है, संकेत सुशांत से बोला। इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो ये कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आज से 5 महीने पहले मैंने सोनम की डायरी पढ़ी। आज तक उसे जो चाहिए था मैंने उसे दिया। डायरी से पता चला कि सोनम तुमको पसंद करती है। मुझे मालूम था कि रेनू की कसम ली है तुमने। शादी करने की इच्छा नहीं है तुमको। मैं तुमसे बात करने का रास्ता तलाश रहा था कि तभी एक दिन मेरी नज़र उसी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी और मेरे मन में एक आइडिया पैदा हो गया। मैंने रश्मि से बात की और वो तैयार हो गई। मैं सिंगापुर नहीं गया था। प्लान बस थोड़ा सा और इतना ही था कि तुमको ऐसे डराया जाए कि उस बूढ़े व्यक्ति की बात में तुम आ जाओ। चुड़ैल वाला एम्बियंस बनाया। रश्मि का परफ्यूम वो रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हें खुमारी चढ़ी और एक्सीडेंट हुआ, पर दांव थोड़ा गलत हो गया। रश्मि का पर्स एक एयरबैग था। मुझे पता था कि तेरी गाड़ी सिंगल एयरबैग वाली है, तो उसे ऐसा पर्स दिया जो पोर्टेबल एयरबैग था, पर बैग फट गया। मैं जब तक वहाँ पहुँचा रश्मि का बहुत खून बह चुका था। उसे निकाला वहाँ से। गेट खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला तो लात मारकर खोलना पड़ा। तेरे पापा को डाउट हो गया था। ये तो अच्छा था कि सोनम को लेकर मैं ठीक वक्त पर आया और बात आई गई हो गई। तू मर भी जाता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी रश्मि मरी। खुद को दोषी मानते हुए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, पर मैं बच गया। तब किस्मत ने बचाया तो मैं फिर से लग गया अपने टारगेट में। तुमको डरा डरा कर यकीन दिलवाना था कि चुड़ैल का ही असर है, और फिर लास्ट मोहरा था मेरा वो बूढ़ा व्यक्ति। उसे आकर केवल इतना ही बोलना था कि चुड़ैल के प्रकोप से बचने का एक ही तरीका है, तेरी सोनम से शादी। सब सही जा रहा था कि पता नहीं कब, कैसे और क्यों पासा पलट गया। सोनम शौक से देख रही थी सुशांत को और अस्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहानी क्या है वो तो मुझे तभी समझ में आ गई थी जब अनिवेश ने तुमको पहचाना। अंगूठी खरीदी तो अनिवेश ने थी, पर उसके मालिक तुम थे। पर समझ नहीं आया कि ऐसा किया क्यों, और वो सारे जादू कैसे किए तूने? संकेत ने पूछा। मैं और अनिवेश एक ही कंपनी में थे, टूर पर तमिलनाडु गए थे।
एक हीरे की अंगूठी बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरे पास उस वक्त पैन कार्ड नहीं था और अमाउंट लिमिट से ज़्यादा था, तो बिलिंग अनिवेश के नाम पर कराई। और जादू नहीं, टोटल साइंस थी। पहला जादू तेरी गाड़ी उसी मोड़ पर बंद होना, ये काम किया सेल्फ डिजॉल्व मेम्ब्रेन के गुब्बारे ने। गुब्बारे में पानी भरा हुआ था। बारीक गुब्बारा फ्यूल आउटलेट पर आया और आधा घंटा यानी वो टाइम जब तू उस मोड़ पर पहुंचा, मेम्ब्रेन गल गई और इंजन में पानी पहुंच गया। तो बंद होने का जादू ऐसा था। घड़ी 12:12 पर तूने खराब की थी। अच्छा, वो खून से लिखा आई एम बैक के पीछे का राज क्या था? संकेत बोला, फेनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्राइट्रेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिखा हुआ था आई एम बैक और बॉटल में था फेनॉल। मैंने जानबूझकर बोतल पर टायर चढ़ाया और रिएक्शन में लाल रंग का खून बना दिया। अच्छा, वो कांच कैसे फूटा? संकेत का अगला जवाब था, स्पेशली डिज़ाइन कांच का बॉम्ब, जो मौका पाकर मैंने उस खिड़की पर तभी चिपकाया था जब सोनम को लेकर तेरे घर आया था। वो बॉम्ब भी किसी केमिकल का रिएक्शन था। फिर मलेशिया जाने का बहाना करके मैं यहीं रुका और रात दिन किसी तरह से तुमको डराता रहा। कभी आंटी फंसी, कभी तुम। मेरे बाथरूम में भी तुम ही थे क्या भाई? सोनम ने बात को बीच से काटा। नहीं तो बाथरूम में क्या हुआ? सुशांत अचरज से बोला। और वो आंधी, वो कैसे बनाई? संकेत ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। ना मैं सोनम के बाथरूम में था और ना मैंने कोई आंधी लाई। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, सुशांत ने जवाब दिया। तो फिर इसके पीछे कौन था? संकेत बोला। तभी उस कमरे में गुबार सा उठने लगा। दो तरफ एक रोशनी सी उठी। संकेत ने कमरे के एक कोने में रश्मि को देखा और दूसरी तरफ रेनू को, और ऐसी जोरदार आग लगी कि सबकी आंखें बंद हो गई। रोशनी में सुशांत की चीखें गूंज रही थी। विजन नॉर्मल हुआ तो देखा कि सुशांत धूं धूं कर आग में चल रहा था। हर किसी ने उसे बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाया। सुशांत को गुजरे 13 दिन हो चुके थे। सुशांत की आखिरी यादें सोनम हाथ में लिए संकेत के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। सोनम बोली, रश्मि और भैया का सीन तो समझ आ गया, पर रेनू का कुछ समझ नहीं आया। जवाब संकेत के पास भी नहीं था। उसने अपना मोबाइल खोला और उसका ध्यान 14 दिन पहले आए 30 GB के उस व्हाट्सएप पर गया। पहली फोटो 2 प्रेमियों की और फिर अगली उसी फोटो पर संकेत का चेहरा। तीसरी फोटो उन्हीं अनजान चेहरों की और फिर उसी फोटो पर चिपकाई हुई संकेत की सूरत। ऐसी ही एडिट किए गए पिक्चर्स का बड़ा सा कलेक्शन, और हर तस्वीर पर लगभग उसी वक्त की तारीखें पड़ी थी जब रेनू ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और फिर एक एडिटेड वीडियो जो शायद वही बेवफाई थी जिसकी वजह से रेनू ने अपनी जान दी थी और जिसकी जानकारी संकेत को थी भी नहीं। संकेत का मन गुस्से से भर उठा। उसने पलट के वो नंबर मिला दिया। रिंग का साउंड तो अंदर से बज रहा था। संकेत ने अपने घर में बजती फ़ोन की घंटी सुनी जो सोफे के ठीक नीचे से आ रही थी। संकेत ने झुककर वो फ़ोन निकाला। फ़ोन घर के किसी मेंबर का नहीं था। जैसे ही संकेत ने फ़ोन हाथ में लिया, सोनम जोर से चीखी, ओ माय गॉड, ये फ़ोन तो भैया का है। संकेत सन्न था कि उसका सबसे सगा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता था, पर भैया ने वीडियो आपको क्यों भेजे? सोनम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी सोनम और संकेत दोनों ने कमरे के एक कोने में खड़ी रेनू को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर असीम सी शांति थी और फिर वो गायब हो गई। संकेत ने सोनम की तरफ देखा और बोला, विल यू मैरी मी? सोनम ने नज़रें झुकाई और उसके मुंह से निकला, यस आई विल। तो बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लिखा था विकास बांती ने और आवाज़ दी थी मैंने, यानी नीलेश ने। अगली कहानी के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।